वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ, जिसमें दोस्तों हमने 5 चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोड्रोडेंड्रोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यह ढाल तथा मिट्टी के परत की मोटाई के कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्नतः 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा, घास स्थल, जो मध्यम वाले वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और तीसरा, कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा में यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंक्वाकारी वन, तो दोस्तों शंक्वाकारी वन कहाँ होते हैं? उपध्रुवीय प्रदेशों में। रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में। कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है।
प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के उनके गुण एवं वहां के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ वर्षा होती है। चूंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रेजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं एनोको एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है। मगर मतलब दोस्तों मगरमच्छ। देख सकते हैं आप, आपको बगल में चित्र दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। यहाँ सालों भर वर्षा होती रहती है, जिसके कारण सालों भर पत्ते हरे भरे रहते हैं। कभी भी यह पूर्णतः झड़ते नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। भारत में एवं सदाबहार शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के दोस्तों नाम पूछा गया है आपसे। साथ ही ये भी पूछा गया है भारत में किस प्रकार के अधिकतर वन पाए जाते हैं। यह आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का चित्र। ये बाघ और गोल्डन लंगूर। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं।
शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। यहाँ प्रमुख जानवर जो पाए जाते हैं वो आपके हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये आप डायग्राम में दोस्तों देख सकते हैं, ये आपकी फिजेंट है, ये आपके मोनाल हैं, ऐसे दिखते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति आप जान चुके हैं, महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों में अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम दोस्तों यह आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंगूर के बाग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो फलों की उत्पत्ति होती है, फलों की कृषि होते हैं, इसीलिए हम उसे विश्व के फलों का उद्यान कहते हैं। तथा इसके कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म, वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रिक के फल पैदा किए जाते हैं जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीव बहुत कम है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय की में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि एवं वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, धुरविया भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये आप देख सकते हैं शंकुधारी वनों को, जो हिमालय में भी शंकुधारी वन होते हैं। ये शंकुधारी इसलिए होते हैं ताकि जब हिमपात होता है तो हिमपात के कारण इसे कम से कम नुकसान हो। दोस्तों अब घास स्थल के बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के
किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सवाना घास स्थल अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी, पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों, भारत में दो प्रकार के रेगिस्तान हैं, एक शीत रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। जो गर्म मरुस्थल है वो आपका थार मरुस्थल, जिसका अधिकतर भाग राजस्थान में है। वहीं आप शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो यह आपका है लाहौल स्पीति। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंड से बचाने के लिए होती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय बालू, बर्फीली लोमड़ी। दोस्तों, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल जो प्रमुख हैं वो आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में जो पाया जाता है उसे सवाना के नाम से जानते हैं। ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल हैं, अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डोन। ये प्रमुख घास के मैदान हैं। दोबारा देखें दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में आपकी सवाना, ब्राजील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। यह आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। वहीं शीतोष्ण घास स्थल देखेंगे आप तो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डोन। ये आपका बालरस है, ये आप ध्रुवीय भालू देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।